नमस्कार। हम लोग सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन में अभी तक हमने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है उसका अध्ययन किया। अब भारत मूल रूप से एक परंपरागत देश है और इसमें 1947 के बाद विशेष रूप से और अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ये परिवर्तन मूल रूप से आधुनिकीकरण के संदर्भ में देखे जाते हैं। आधुनिकीकरण भारतीय समाज में पूरी तरह से हम व्याप्त देखते हैं। हमारी सामाजिक जीवन शैली, हमारा रहन सहन, हमारे शिक्षा व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी जो राष्ट्र की जो अवधारणा है, नेशन बिल्डिंग, इस सब में आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है। न सिर्फ जाति के क्षेत्र में बल्कि धर्म, विवाह, परिवार, इन क्षेत्रों में भी आधुनिकीकरण और साथ ही साथ औद्योगिकीकरण, नगरीकरण बढ़ा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आधुनिकीकरण की अवधारणा उसको जानने की कोशिश करें कि आधुनिकीकरण वास्तव में है क्या। व्हाट इज़ मॉडर्निटी? मॉडर्निटी, आधुनिक मतलब नए फैशन के कपड़े पहनना, क्या वो आधुनिकीकरण है? या हम आधुनिकीकरण को किसी समाजशास्त्रीय मापदंडों के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि अगर ये मापदंड पूरे हुए तो समाज में आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है। अब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को देखने के लिए आधुनिकीकरण के लक्षण क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके प्रेरक कारक क्या हैं और उसके प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि आधुनिकीकरण के ऊपर कई विचारकों ने भारतीय समाज के संदर्भ में आधुनिकीकरण के लिए कई अवधारणाएं लिखी हैं और उसमें प्रमुख रूप से योगेंद्र सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इस किताब को लिखा था। हमारी भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, ये उनकी किताब थी जो 1973 में पब्लिश हुई और उसने हमारे आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है उसको समझने में बहुत योगदान दिया, क्योंकि भारत न सिर्फ एक आधुनिक देश है बल्कि परंपराओं में डूबा हुआ एक आधुनिक देश है। परंपरा भी यहाँ इतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण हमें परंपराओं में भी देखने को मिलता है और आधुनिक स्थितियों में भी हमें पुरानी परंपराएं देखने को मिलती। तो इस लेक्चर में हम पहले आधुनिकीकरण की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे और बाद में योगेंद्र सिंह ने जो आधुनिकीकरण की अवधारणा दी है उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय समाज के संदर्भ में आधुनिकीकरण की अवधारणा विशेष महत्व की है और इसका ये कारण है कि आधारभूत रूप से भारत एक परंपरागत समाज रहा है और अंग्रेज़ी शासन स्थापित होने से पहले तक बहुत कुछ यही स्थिति रही थी। अंग्रेज़ों के पैर जमने के बाद हमारा संपर्क धीरे धीरे आधुनिक विश्व के साथ हुआ। उसके साथ ही इस देश में न केवल आधुनिक यातायात और संचार के साधनों, आधुनिक मशीनों और औद्योगिक और आधुनिक साज सामानों को अपनाना प्रारंभ किया, बल्कि आधुनिक रीति रिवाज, व्यवहार के ढंग, मूल्यों और आदर्शों को भी अपनाया। क्योंकि ये सब आधुनिक तत्व पश्चिमी देशों के संपर्क में आने के फलस्वरूप हुए थे, इसलिए इसका हम आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं को एक ही मानने की गलती करते हैं। इन दोनों अवधारणाओं में स्पष्ट रूप से भेद है। भारतीय समाज के संदर्भ में आधुनिकीकरण परंपरागत जीवन तरीकों में आधुनिक तत्वों के सम्मिलित होने की एक प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर खेती के क्षेत्र में हल बैल के स्थान पर आधुनिक ट्रैक्टर का उपयोग या जेसीबी मशीन का उपयोग
किया जाता है, जो ये कृषि का आधुनिकीकरण कहलाया जाएगा। पर इस संदर्भ में अधिक विवेचना करने से पहले हमें आधुनिकीकरण क्या है वो समझ लेना चाहिए। विद्वानों द्वारा आधुनिकीकरण की अवधारणा के विषय में अनेक चर्चाएं की गई हैं, फिर भी इस संबंध में सभी विद्वानों का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं है। प्रोफेसर MS गोरे के अनुसार आधुनिकीकरण एक जटिल अवधारणा है, क्योंकि जिन समाजों को हम आधुनिक कहते हैं उनमें भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। सभी समान रूप से आधुनिक नहीं हैं। उनका मत है कि जब हम आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य मुख्यतः देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक स्तर पर लाने से होता है। प्रोफेसर BV शाह ने इस ऊपर ये जो परिभाषा है उससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार आधुनिकीकरण केवल एक आर्थिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। यह एक मल्टी डायमेंशनल, बहुपक्षीय प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया है जो एक समाज विशेष के सदस्यों के संपूर्ण जीवन को छूती है। प्रोफेसर शाह ने लिखा है कि आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का परिणाम औद्योगिकीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन, मनुष्य, धन और सामग्री का बड़े पैमाने पर संगठन, मशीनीकरण और नगरीकरण होता है। राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की अभिव्यक्ति ऐसे धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक कल्याण राज्य, वेलफेयर स्टेट के रूप में होती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, रोजगार इत्यादि के संबंध में विस्तृत उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है और कानून के सामने सबको समान मानते हुए सबके लिए न्याय उपलब्ध कराता है, जहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण प्रदत्त परिस्थिति या एस्क्राइब्ड स्टेटस की तुलना में अर्जित परिस्थिति यानी कि अचीव्ड स्टेटस पर अधिक बल देता है और सभी के लिए विवाह, पेशा, परिवार और धर्म के मामले में समान अवसरों को उपलब्ध कराता है और अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। वैयक्तिक स्तर पे आधुनिकीकरण भाग्य पर भरोसा करने के विचार को त्यागने और अपने परिश्रम और प्रयासों पर विश्वास रखने पर बल देता है। इंडिविजुअलिज्म को बल देता है ताकि समाज का प्रत्येक सदस्य सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की दिशा में अपना सक्रिय योगदान दे सके। इसलिए स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण एक बहुआयामी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो कि समाज के सदस्यों के संपूर्ण जीवन को एक नया रूप और अर्थ प्रदान करती है। इसलिए एडिथ वाजास के अनुसार आधुनिकीकरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न अंतः संबंधित परिवर्तनों की एक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कम विकसित समाज अधिक विकसित समाजों की विशेषताओं को प्राप्त कर सकती है। अत्यंत सरल रूप में परिभाषित करते हुए डॉक्टर SC दुबे, श्यामाचरण दुबे ने लिखा है कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। C.E. ब्लैक मानते हैं कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऐतिहासिक रूप में संबद्ध संस्थाएं परिवर्तित होते हुए नवीन कार्यों को तीव्रता से अपनाती हैं, व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि होती है और जो वैज्ञानिक ज्ञान को प्रोत्साहित करती है। इस विवेचना के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि केवल भौतिक प्रगति आधुनिकीकरण नहीं है और न ही आधुनिकीकरण उस व्यवस्था का द्योतक है जबकि किसी समाज में परंपरात्मक मूल्यों, विश्वासों और कार्य पद्धतियों में नवीन परिवर्तन होने लगते हैं। आधुनिकीकरण एक समाज विशेष के सदस्यों के संपूर्ण जीवन को छूने वाली ऐसी बहुपक्षीय और जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं में अंतर संबंधित परिवर्तन घटित होते हैं।
और जो कि उसे विकसित समाजों के स्तर तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। अब आधुनिकीकरण के लक्षण क्या हैं? आधुनिकीकरण में जब होने लगता है तो औद्योगिकीकरण बढ़ने लगता है, नगरीकरण देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, प्रौद्योगिक प्रगति देखने को मिलती है, विज्ञान और वैज्ञानिक सोच बढ़ने लग जाती है, सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है, सामाजिक विभेदीकरण, सोशल डिफ्रेंसिएशन वो देखने को मिलता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, परंपरागत मूल्यों और आदर्शों में परिवर्तन आते हैं, शिक्षा का प्रसार सभी लोगों को होता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को में विकास होता है। ये सारे लक्षण हमें आधुनिकीकरण में देखने को मिलते हैं। किसी भी समाज में औद्योगिकीकरण की ये सारी प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला औद्योगिकीकरण। आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का सबसे प्रमुख लक्षण ये है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर समाज के उद्योगों का विस्तार होता जाता है। इनमें मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग होने के कारण उत्पादन बड़े पैमाने में बड़े बड़े मिल कारखानों में होता है। कृषि के क्षेत्र में भी औद्योगिकीकरण हमें देखने को मिल रहा है और बड़े बड़े कृषि के क्षेत्र में उत्पादन जो है अब बड़े पैमाने पे होने लगा है और इससे देश में व्यापार और वाणिज्य भी बढ़ता है और रोज़गार के अवसर में भी वृद्धि होती है। राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि होती है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। दूसरा है नगरीकरण या शहरीकरण या अर्बनाइजेशन। आधुनिकीकरण का एक लक्षण नगरीकरण भी है, क्योंकि उद्योग बढ़ेंगे तो उद्योग जिन जिन क्षेत्रों में लगेंगे वहाँ नगरों की स्थापना होगी और नगरों में विभिन्न नगरों की आवश्यकताएं होती हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यवसायों का जन्म होगा और एक नई व्यवस्था बनेगी। उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के केंद्र स्वतः ही धीरे धीरे नगरों का रूप धारण कर लेते हैं। इसी से नगरों की संख्या और आकार में वृद्धि होती है। नगरों में विभिन्न जाति, धर्म, देश और संप्रदाय के लोग दूर दूर से आकर बस जाते हैं और यातायात और संचार के साधनों में उन्नति होने के कारण नगर वासियों का संपर्क सारे देश और विश्व से होने लग जाता है। यही कारण है कि नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, आधुनिकीकरण के सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। आजकल मेगा सिटीज़ होने लग गई हैं, मेट्रोपॉलिटन्स होने लग गई हैं। जैसे नेशनल कैपिटल रीजन में न सिर्फ एक दिल्ली ही बल्कि उससे जुड़ी हुई बाकी सारी जो सिटीज़ हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ती चली जा रही हैं और उस नगर का बहुत विस्तार होता चला जा रहा है। तीसरा है प्रौद्योगिक प्रगति यानी कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये भी आधुनिकीकरण का एक लक्षण है। प्राद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से क्रियाशील होती है। नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने से आधुनिकीकरण के लिए ये एक आवश्यकता है और नवीनतम प्रौद्योगिकी न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में, न सिर्फ उद्योगों के क्षेत्र में, बल्कि नए नए क्षेत्रों में, जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है। हर क्षेत्र में कंप्यूटराइजेशन हो रहा है और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। हर चीज़ में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के उत्पादन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा से अधिक करने लग गए हैं। तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत विस्तार होता है। साथ ही प्रोग्रेस इन साइंस, विज्ञान की प्रगति। अगर किसी समाज में विज्ञान की प्रगति हो रही है और नए नए वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं और नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो ये
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है उस समाज में क्रियाशील है। विज्ञान न केवल हमारे ज्ञान भंडार को बढ़ाता है बल्कि हमारी आर्थिक सामाजिक प्रगति के नए रास्तों को दिखाता है। विज्ञान की सहायता से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स कर लेते हैं। रोगों पर विजय भी विज्ञान के माध्यम से ही संभव है, और जो हम परंपरागत सोच है उसको भी हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या वो आधुनिक पैमानों पर खरी उतरती है। तो ये वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक प्रगति जो है, क्योंकि परंपरागत सोच जो थी वो ये थी कि अकाल है या बाढ़ है या कोई प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है, या जो टॉरेंशियल रेन्स हैं, या कोई बीमारी है, महामारी है, उन सब में ये भगवान का हाथ है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन विज्ञान और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से हम इनमें निरंतर शोध करते हैं और नए नए शोधों के परिणाम स्वरूप हम इन सब आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। फिर सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, ये एक और पैमाना है जिसके माध्यम से हम औद्योगिकीकरण को पहचान सकते हैं। एक समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील होने पर उस समाज के सदस्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना और एक पेशे से दूसरे पेशे को अपनाना, एक परिस्थिति स्टेटस से दूसरी परिस्थिति में से जाना अधिक देखने को मिलता है। एस्क्राइब्ड स्टेटस जो थे उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है और अचीव्ड स्टेटस की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाती है। फिर सामाजिक विभेदीकरण, सोशल डिफ्रेंसिएशन, जो कार्य पहले छोटे परंपरागत समाज में सभी लोग अपने अपने स्तर पर कर लेते थे, वो धीरे धीरे उनमें स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, सुपर स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। पहले एक वैद्य ही, गांव का वैद्य ही या भोपा ही सारी गांव की चिकित्सीय समस्याओं को समझ लेता था, उनका उपचार कर लेता था। लेकिन इसके स्थान पर अब नए नए पेशे, नए नए व्यवसाय जन्मे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स में भी स्पेशलाइजेशन हो गया है, विशेषीकरण हो गया है। वो अलग अलग, हड्डी का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है, आँखों का डॉक्टर अलग है, हमारा जनरल फिजिशियन अलग है। तो ये विशेषीकरण न सिर्फ डॉक्टरी पेशे में, इंजीनियरिंग पेशे में, कंप्यूटर के पेशे में, शिक्षा के पेशे में, ये विशेषीकरण हमारे जो सोशल सेक्टर्स हैं, सफाई के पेशे में, ये सारे विशेषीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। सामाजिक विभेदीकरण आधुनिकीकरण का एक अन्य लक्षण है। इसका अर्थ ये है कि जिस समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील है, वहाँ विभिन्न प्रकार के समूहों, संस्थाओं और समितियों में विभेद निरंतर देखने को मिलता है। इसका कारण ऐसे समाजों में पाए जाने वाले श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधिक्य है। श्रम विभाजन के कारण जब प्रत्येक व्यक्ति या समूह एक विशेष प्रकार का कार्य करने लगता है तो उसमें विभेदीकरण भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के तौर पर क्लर्क वर्ग को ही लीजिए, उनमें आपस में कार्य की प्रकृति का आधार पर अनेक विभेद हैं, जैसे रिकॉर्ड क्लर्क, लेजर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, चुंगी क्लर्क इत्यादि। इसी प्रकार एक ही समाज में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में विभेद देखने को मिलता है। सैकड़ों नए व्यवसायी समूह विकसित होते हैं, उत्पादन की नई नई इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं और नए नए स्वार्थ समूह क्रियाशील हो जाते हैं। ये सब आधुनिकीकरण के लक्षण हैं। फिर परंपरागत मूल्यों और आदर्शों में परिवर्तन भी आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का एक अन्य लक्षण यही है कि परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, साहित्य, नृत्य और संगीत, राजनीति इत्यादि के से संबंधित परंपरागत मूल्यों और आदर्शों का महत्व
घट जाता है और उनकी आवश्यकता भी लोग कम अनुभव करने लगते हैं। इसलिए आधुनिक परिवर्तित परिस्थिति के संदर्भ में लोग नए मूल्यों और आदर्शों को अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर बाल विवाह अनुचित हो गया है, जातीय विवाह करने में लोग हर्ज नहीं मानते, विधवा पुनर्विवाह होने लग गया है। विवाह जो है पहले अटूट बंधन था, अब विवाह विच्छेद होने लग गए हैं। धार्मिक दिखावा और कुसंस्कार कम होने लग गए हैं और नवीन आचार और विचार आधुनिकता के परिचायक हैं। शिक्षा का प्रचार और प्रसार ये आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। आधुनिक समाज वो माना जाता है जो सबसे ज़्यादा सुशिक्षित है। भारत में अगर देखें तो केरल जो है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ 100% लिटरेसी, 100% शिक्षा देखने को मिलती है और इसलिए वहाँ का समाज राजस्थान या उत्तर प्रदेश या बिहार या छत्तीसगढ़ इन प्रदेशों से ज़्यादा आधुनिक माना जाता है। ये शिक्षा सामान्य तथा टेक्निकल दोनों ही प्रकार की हो सकती है, अर्थात सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार लोगों का विभिन्न व्यवसायों से संबंधित शिक्षा भी दी जाती है। इसलिए समाज में विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं और शिक्षित व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास भी आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं आज के क्षेत्र में। हम समाज के सदस्यों का जीवन अपने प्रांत और देश तक सीमित न रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लेता है। ग्लोबल विलेज की बात होती है जहाँ पे एक दूसरे क्षेत्र में किसी चीज़ का उत्पादन होता है, किसी दूसरे क्षेत्र में उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब उसका प्रोसेसिंग होती है और किसी तीसरे क्षेत्र में वो बेचा जाता है, किसी चौथे क्षेत्र में उसका उपभोग होता है और पांचवें क्षेत्र में उसके लिए उस पर नए नए शोध किए जाते हैं। तो ये ग्लोबल विलेज की ही देन है। इसी प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ता चला जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समितियों और संगठनों की स्थापना होती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऐसा एक उत्तम उदाहरण है। साथ ही IMF, बहुत सारी जो समितियां हैं और संगठन हैं वो बनने लग गए हैं। तो अब ये हमने आधुनिकीकरण के लक्षण देखे। कल हम भारत में आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण के प्रमुख कारकों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।